नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और चरखी दादरी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और उद्घाटन होने वाला है एक ऐसे कार्य का जो कि समाज के लिए बहुत बेहद ज़रूरी आज के दिन हो चुका है, क्योंकि व्यवस्था कुछ ऐसी प्रकार से बनती जा रही है। तो उसी चीज़ को लेकर के आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आप लोगों को बता दूं, वो जो कार्य है वो है हमारे बुज़ुर्गों को लेकर के, हमारे उन बच्चों को लेकर के जिनके का कोई नहीं है इस संसार में, उन दिव्यांगों के लिए जो कि कहीं जिनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए एक कार्य यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। रोहतक का जो काफ़ी प्रसिद्ध जन सेवा संस्थान जो है वो अपनी एक और कदम बढ़ाते हुए इस कार्य को चरखी दादरी में भी शुरू कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले एक नए भवन का जो शिलान्यास था वो यहाँ पर रखा गया था और अब उस भवन के उद्घाटन का समय आ गया है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अनाथाश्रम कम वृद्धाश्रम की, जो कि जन सेवा संस्थान के द्वारा चलाया जाना है और चरखी दादरी की काफ़ी सारे मोजिज़ लोगों के द्वारा उसमें बड़ी अहम भूमिकाएँ निभाई गई हैं। और साथ ही साथ वो जो एक अहम भूमिका है वो यहाँ पर निभाई गई है महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी के द्वारा भी। उनका इसमें काफ़ी बेहद योगदान रहा, क्योंकि हर चीज़ की देखरेख इनके द्वारा की गई है, तमाम व्यवस्थाओं को इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो आज ये हमारे साथ में हैं, चरखी दादरी पहुँचे क्योंकि इसका जो ये संस्थान है, जो यहाँ पर जो एक अलग से वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम खोला जा रहा है, इसका उद्घाटन है, तो उसको लेकर के आज ये पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने पहुँचे। तो हम जरा इन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएँ हो चुकी हैं, आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कैसी व्यवस्थाएँ होने वाली हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत, और बहुत ही पुण्य का काम आप कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं जी, धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इसका प्रसारण करेंगे। जन सेवा संस्थान आज से लगभग 38 साल पहले 1987 के अंदर रोहतक के अंदर स्थापना इसकी हुई। पहले इसको मानव सेवा संघ बोलते थे, बाद में इसका नाम जन सेवा संस्थान हुआ। इसके माध्यम से इस समय 9 आश्रम चलाए जा रहे हैं, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम 4 हैं रोहतक के अंदर जी। एक पुरुषों का वृद्धाश्रम, एक महिलाओं का वृद्धाश्रम, एक पुरुषों का अनाथ आश्रम, एक महिलाओं का अनाथ आश्रम जी। आप दादरी से रोहतक जाते हैं तो रोहतक के आने से पहले ड्रेन नंबर 8 के पास में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो सभी ये जन सेवा संस्थान की हैं। ये 4 आश्रम रोहतक के अंदर हैं और 5 आश्रम जो वर्तमान मतलब दूसरी जगह पे हैं। एक बहादुरगढ़ में है, एक पानीपत में है, एक गोहाना में है, 2 आश्रम जींद के अंदर हैं, एक महिलाओं का एक पुरुषों का, और ये जो दादरी का है ये हमारा 10वां आश्रम है। ये आश्रम हमारा वैसे तो 8 साल से चरखी दादरी के अंदर काम कर रहा है। श्री कृष्ण गौशाला के अंदर ये आश्रम संचालित है। उसी को ही यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की हमारी योजना है कि हमारी अपनी बिल्डिंग के अंदर ही ये आश्रम चले और अधिक सुविधाजनक हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा निवासियों को सुविधा दे पाएँ। बिल्कुल, मैं ये देख पा रहा था क्योंकि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर जो गौशाला थी उसी के एक भवन में यह आश्रम को चलाया जा रहा था और बहुत ही सक्सेसफुली चलाया जा रहा था। काफ़ी सारे जो लोग थे वहाँ पर रह रहे थे, उनकी देखभाल यहाँ पर की जा रही थी। जो जन सेवा संस्थान के जो समाज सेवी और जो दूसरे लोग हैं, जो उनके सदस्य हैं, वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। खुद स्वामी जी उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि किस प्रकार से चीज़ें की जा रही हैं। तो वो केवल एक किराए की भूमि थी, एक किराए का बिल्डिंग थी, और अब खुद पूर्ण रूप से संस्थान को यहाँ पर खड़ा करने के लिए चरखी दादरी में एक पूरा भवन बना दिया गया है। सर, लगभग 1200 वर्ग का ये जो है 1200 गज जगह है और 3 मंजिल के अंदर हमने 20,000 फुट के लगभग कवर कर दिया है, जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ रुपए आई है और 1 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी थी। 4 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन अपना भवन बन गया है अब ये। और इसके अंदर जो है हमारा विशेष रूप से जो काम होता है वो मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी आश्रम हैं वो सभी के सभी वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम कहलाते हैं। रोहतक में तो अनाथ आश्रम अलग है, वृद्धाश्रम अलग है, महिलाओं का भी अलग और पुरुषों के भी अलग, परंतु बाकी जगह के ऊपर चाहे वो बहादुरगढ़ है, चाहे गोहाना है, चाहे पानीपत है, वहाँ पर सब जगह
अलग अलग मतलब एक ही आश्रम है, पुरुषों के आश्रम तो है। यहाँ पर भी सर वैसे ही इकट्ठा रहेगा या कैसे रहने वाला है? ऐसा ही है, जैसे मान लो 3 मंजिल है, 3 मंजिल में 2 मंजिल हमने अनाथ आश्रम की कर दी, 1 मंजिल हमने वृद्धाश्रम की कर दी, जी। अपनी सुविधा के अनुसार जैसा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 3 मंजिल बना दी गई। 3 मंजिल है। लगभग 4 करोड़ का सर खर्चा आया उसके अंदर। 4 करोड़ का खर्चा इसके अंदर यहाँ पर आया है। तो अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो सेवा करते हैं वो वृद्धाश्रम को तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे वृद्ध कि जिनके पहली बात तो संतान नहीं हुई या लड़कियां हो गई, लड़कियों की शादी कर दी, अब लड़कियों के यहाँ जाना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते, या कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके बच्चे थे वो विदेश में चले गए, अब वो ना विदेश से आते हैं ना वे उनको संभालते हैं किसी प्रकार से भी, और ऐसे भी हैं जिनके कई कई संतानें हैं परंतु वो उनकी देखभाल नहीं करते और चाहते हैं कि वो चाहता उसके यहाँ रहे, वो चाहता उसके यहाँ रहे, और वो फिर मजबूर होकर के हमारे पास आश्रम में शरण लेने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से उन वृद्धों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं और सभी सुविधाएं निःशुल्क, चाहे खाने के अंदर बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया रहना, बढ़िया से बढ़िया सारी व्यवस्थाएं, और किसी प्रकार का कोई चार्ज किसी भी वृद्ध पुरुष से नहीं लिया जाता है। यहाँ पर 4 करोड़ तो आप लगा चुके हैं और अभी ये भी सुविधाएं निःशुल्क आप बता रहे हैं और कई जगहों पर आपका पहले से चल रहा है। इतना सारा पैसा किस प्रकार से अरेंज हो पाएगा? क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो आपके पास यहाँ पर दादरी में पहले ही रह रहे हैं और शायद अब यहाँ पर शायद 150 लोगों का शायद आपने और भी बढ़ा दिया है। तो इतने लोगों का कैसे वो पैसे का अरेंजमेंट हो पाएगा, खाने का अरेंजमेंट हो पाएगा? क्या समाज से भी कुछ आप डिमांड कर रहे हैं इसमें, उनका सहयोग मांगा जा रहा है क्या? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमें कभी भी समाज से मांगना नहीं पड़ता, आग्रहपूर्वक नहीं मांगना पड़ता कि आप दो। जैसे आप रोहतक में जाएंगे, हमने 35 साल हो गए हैं वहाँ पे सेवा करते हुए, कहीं पर भी कोई दुकानदार, कोई बीमार आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि जन सेवा संस्थान वाले हमारे यहाँ रसीद बुक लेकर के चंदा लेने के लिए आए हों जी, कभी भी 35 साल के दौरान के अंदर। कारण क्या है कि हमारा एक शुरू से ही हमारा ये विश्वास रहा है कि यदि हम सेवा सही रूप से करते हैं तो हमें देने वालों की कमी नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि अपने आप आ रहा है चंदा, अपने आप ही आता है। क्योंकि हमारा प्रतिदिन का जो सारे आश्रमों का जोड़ लगाते हैं हम, तो हमारा साल का 10 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा है और प्रतिदिन का 3 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा है। तो ये जो खर्चा है ये प्रतिदिन सुबह ही परमात्मा हमारे पास में भेज देता है, चाहे वो किसी के माध्यम से भी आए। तो हमें कभी ये चिंता नहीं होती है कि हम ये काम करेंगे तो ये कहाँ से आएगा। बिल्कुल सर, मैंने भी यहाँ पर देखा है चरखी दादरी में काफ़ी सारे लोग खाना अपनी तरफ से यहाँ पे खिलाने के लिए पहुँचते हैं। सुबह दोपहर शाम अलग अलग लोग आ जाते हैं, कोई अपने बर्थडे के ऊपर, कोई सालगिरह के ऊपर या कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो आगे भी कंटिन्यू रहने वाली हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ अब ये पुण्य कमाने का अवसर है। क्यों अवसर है? क्योंकि आपको सही मायने के अंदर आपको सही पात्र नहीं मिलता। यदि आप कहीं पर देना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं दान तो देना चाहता हूँ लेकिन वो सुपात्र को मिले। और मैं जो दूसरा पक्ष आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे जो लोग हमारे पास रहते हैं वो है दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग। कैसे? सड़क के ऊपर घूमते हुए पाए जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, नंगे पैर होंगे, उनको सड़क पार नहीं करे आती, चोट लग जाएगी, कोई उनका चोट का इलाज नहीं करेगा। 10-10 दिन उनको खाए हुए जाते हैं। धूप में बैठे हैं तो बैठे, उनको ये नहीं सोचते कि मैं छाया में चला जाऊँ तो मेरे को आराम मिलेगा। उनको नहीं पता इस बात का। चप्पल पहने हुए नहीं है फिर भी गर्म धूप के सड़क के ऊपर चले जा रहे हैं। और ये जो लोग हैं ना तो अपना पता बता पाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, उनके ना माँ बाप का पता, ना जाति का पता, ना धर्म का पता, ना उनका एड्रेस मालूम है। और उन लोगों को या तो कई बार पुलिस छोड़ के जाती है, कई बार समाज सेवक हमारे पास सूचना दे देते हैं और हमारी एम्बुलेंस जा करके उनको ले आती है, उनका ला करके इलाज करवाते हैं। अनेक बार ऐसा पाया गया कि उनकी पट्टी थी, पट्टी खोली तो इतने बड़े बड़े कीड़े चल रहे हैं उसके अंदर, लेकिन फिर उसका इलाज करवाया गया। कई इस हालत के अंदर कि मरणासन हालत के अंदर पड़े हैं, उनको तुरंत उठा करके मेडिकल में ले गए। क्योंकि हमारे हर एक आश्रम के पास में एम्बुलेंसेज हैं, उन एम्बुलेंसेज के द्वारा ही हम उनको ले करके आते हैं, उनका इलाज करवाते हैं और उनको हर प्रकार से उनको मेंटेन करते हैं। तो चरखी दादरी में सर कितने लोग अभी जो हैं अपने पास हैं, जो कि कोई बुजुर्ग है या कोई अनाथ है या फिर कोई इस तरीके का दिव्यांग है जैसे अभी आप बता रहे हैं? इस समय हमारे पास में यहाँ 71 या 72 लगभग इतने लोग हैं जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं उसके अंदर करके। रोहतक के अंदर जो है, जो अनाथ आश्रम है उसके अंदर 200 से ज़्यादा हैं। महिला अनाथ आश्रम में भी 220 के लगभग हैं और
पुरुष वर्ग आश्रम जो है उसमें 85 के लगभग लोग हैं और महिला वर्ग आश्रम के अंदर 80 के लगभग आदमी हैं। इस प्रकार से 600 के लगभग तो आदमी हमारे रोहतक के अंदर ही हैं और 550 के लगभग लोग जो हैं बाकी सारी ब्रांचेज के अंदर हैं। ठीक है, तो मतलब इन सब लोगों का देख रेख का जो संचालन है वो आपकी देख रेख में होता है। और अब चरखी दादरी में भी जो अब ये स्टार्ट हो रहा है तो इसका भी संचालन आपकी देख रेख में रहेगा या चरखी दादरी के ही वासी इसको संभालने वाले हैं? इसके अंदर हमारा ये सिस्टम रहता है कि हमारी जो ब्रांचेज होती हैं उन ब्रांचेज के अंदर हम ब्रांच की ही कार्यकारिणी बना देते हैं। जैसे बहादुरगढ़ में बहादुरगढ़ की कार्यकारिणी देखे, पानीपत में पानीपत की कार्यकारिणी देखे, लेकिन इन सब के पीछे हेड ऑफिस मूल रूप से काम करता है। क्योंकि जैसे किसी को उठा करके लेके आए और अब वो जो आदमी है इस हालत के अंदर बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो उसको तुरंत रोहतक भेज देंगे, वो रोहतक वाले मेंटेन कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से यदि कई ऐसे होते हैं जो एग्रेसिव हो जाते हैं, शीशे तोड़ देंगे, पंखे तोड़ देंगे, कपड़े फाड़ लेंगे, दूसरों को मारने लगेंगे, तो उन सब के लिए पीछे हेड ऑफिस की बैक है कि हमारे पास रोहतक में तो 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कपड़ों में ही टॉयलेट करते हैं। वो तो दिन में जब कभी पेशाब करेंगे कपड़ों के अंदर करेंगे, लैट्रिन करेंगे कपड़ों के अंदर करेंगे। कितने जो है चोट खाए हुए, कितने ऐसे हैं दोनों हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, केवल एक पैर है उसका, और कितने ऐसे हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। तो ये सभी तरह के लोगों को हेड ऑफिस की बैक रहती है। दूसरा, यदि किसी भी ब्रांच में किसी भी प्रकार की पैसे की कमी रहती है तो हेड ऑफिस उसके लिए पीछे सपोर्टिव है। अब ये नहीं है कि आपको अपने उस संसाधनों से काम करना पड़ेगा, हेड ऑफिस के पास में पर्याप्त संसाधन है। अगर संसाधन यहाँ पर नहीं बन पा रहे हैं तो पीछे से सपोर्ट दे दी जाएगी और उनको संसाधन उपलब्ध करवाए। जैसे अब ये निर्माण हुआ है, मैं आपको बताऊँ आपको, अब इस निर्माण के अंदर जो डोनेशन प्राप्त हुआ है वो तो हमारे को 1 करोड़ रुपये भी नहीं प्राप्त हुआ अभी। बाकी सब लगभग 2 करोड़ रुपये जो है हेड ऑफिस ने दिया है जो यहाँ पर करने के लिए। तो इसमें कोई बात नहीं है, बात सेवा करने की है। तो सेवा जो है यदि दादरी के अंदर सेवा होती है तो दादरी के लोग भी सबको मौका मिलेगा सेवा करने का, ज़्यादा लोगों का। तो इस भावना से ही काम किया जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की हमारे यहाँ राजनीति नहीं है। जब भी हमारे यहाँ कोई उचित पद दिया जाता है और दिया जाता है, सार्वजनिक अभी तक 35 साल के अंदर कभी हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुए। सब जो है ना सर्वानुमति से ही वहाँ पर पद क्या है, एक दायित्व है, वो सर्वसम्मति से एक पद दे दिया, दायित्व दे दिया। सबकी सलाह मिला करके भाई वो आदमी संभाल सकता है, हमने देख लिया, उसको हमने कर लिया और वो फिर सब लोग सेवा कर रहे हैं। अब पानीपत के अंदर है 200 से ज़्यादा लोग हैं इस समय, ब्रांच बनी है हमारी, तो वहाँ भी 5600 गज जगह एक आदमी ने दान में दे दी और उसके अंदर 400 आदमियों को रहने की जगह बन गई हमारी। यहाँ दादरी में कितने अभी रह रहे हैं सर? जो अभी पहले से जो किराए पे जो बिल्डिंग है उसमें कितने लोग रह रहे हैं? उसमें लगभग 72 हैं, 71 हैं या 72 हैं। हाँ, 72 आदमी इस समय रह रहे हैं। वही आदमी एडमिट तो वही आदमी ट्रांसफर होंगे। तो अब यहाँ पर डबल कैपेसिटी कर दी। हाँ, कैपेसिटी डबल कर दी। तो यहाँ जैसे वहाँ तो ठीक जगह थी नहीं, तो यहाँ जैसे जैसे और आएंगे और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी तो 3 मंजिल बनी है सर, आगे कुछ एक्सपेंडेशन का भी इरादा है या फिर कोई और दूसरा प्लान बनाया जाएगा ताकि जो अनाथ हैं उनको कहीं कोई घर मिल सके, या फिर जो बुजुर्ग हैं, जो परिवार वाले जिनको नहीं रख पा रहे हैं तो उनके साथ कोई आपस में बातचीत करके उनको उनके वापस घर भिजवाया जा सके? कुछ इस तरह के भी कार्यकलाप आगे होंगे क्या? हम जो है लगातार ये प्रयास चलता है हमारे यहाँ। हमने MA साइकोलॉजी को रखा हुआ है इस काम के लिए। वो सबको इन्हीं के लेवल पे जा करके इनसे डिस्कशन करती है कि तुम मम्मा का नाम बता दे, तेरी बहन है कि नहीं, कहाँ ब्याह रखी है, कौन क्या है। भाई किसी तरीके से कोई क्लू निकला है इस बात के लेकर के, उसकी पहचान उसके। अभी तक हम लगभग 3000 लोगों को उनके घर भेज चुके हैं। उनके घर ढूंढ करके, दादरी से भी काफ़ी लोग गए हैं घर ढूंढ के, घर पता करके, क्योंकि हम इनका साइकेट्री का इलाज करवाते हैं। साइकेट्री का डॉक्टर आते हैं और वो इनके दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ देने के बाद में जो पहले कुछ नहीं बता पा रहा था तो उनकी मेमोरी आ जाती है और वो फिर बताने लग जाते हैं। तो जो जितना बता वापस घर चले जाते हैं, वो नहीं तो कोई पूरा नहीं बता पाता। जैसे मैं बताऊँ आपको, पिछले दिनों कि एक महिला थी, 10 साल पहले हमारे को अनाज मंडी रोहतक के अंदर घूमती हुई मिली थी। तो हम उसको जब लेकर गए, 10 साल तक उसने अपना पता नहीं बताया। 10 साल तक हम उसको पूछते रहे, नहीं बताया। 11वें साल जाके कहती है कि मेरा जो भाई है वो दोसा बांदी कोई में रहता है। दोसा बांदी कोई इसमें रास्ता है, राजस्थान के अंदर है। हमने जाकर जब ढूंढ लिया उस नाम का आदमी, वहाँ पे जाकर वो बोला कि इसका सब कुछ है परिवार में, आदमी इसका है, बच्चे इसके हैं, देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है। 10 साल तक नहीं बता पाई किसी का नाम, और 11वें साल ही भाई का नाम बताया। इस प्रकार से हम ढूंढते हैं। पूछ के आने के बाद तो फिर तो उसके पति भी आ गए, सब आगे ले गए। अब देखने की बात यह है कि 10 साल तक एक महिला जो रोड के ऊपर है, जो पता नहीं बता सकती, वो महिला आश्रम में रही। महिला आश्रम में हमारा सारा
सारा स्टाफ महिलाओं का ही है और उसके अंदर उसको रखा गया। तो जब भी जो है वो पति था उसको पत्नी मिल गई, बच्चों को माँ मिल गई, मतलब लोगों को अपने परिवार वालों से मिलाने का भी काम संस्थान कर रहा है। अभी तक 3000 से ज़्यादा लोगों को हम उनके घरों में मिलवा चुके हैं ताकि अपने घर पहुँच जाए। बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं बड़ा ही पुण्य का काम है। आप भी इस पुण्य में सहभागी बन सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि ये पुण्य का कार्य जो है दिन रात जो है आगे बढ़ता रहे और जो लोगों की सेवा जो जन सेवा संस्थान कर रहा है उसी प्रकार से आगे भी ये करता रहे। तो आप लोग भी इसके साथ जुड़िएगा। और चरखी दादरी से जो अभी संभाल रहे हैं यहाँ पर बलराम गुप्ता जी हमारे साथ आए हैं। जरा बलराम जी थोड़ा सा साइड में आ जाइए हमारे, और जरा जान लेते हैं बलराम जी से भी। बलराम जी, स्वामी जी ने तो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, आगे का चरखी दादरी का क्या इरादा है, किस तरीके से तमाम चीज़ें रहने वाली हैं और किस तरीके से जो सारी व्यवस्थाओं को आप लोग आगे बढ़ाने वाले, क्योंकि स्वामी जी का तो शायद मोटिव बहुत बड़ा है। अभी काफ़ी सारी जगहों पे स्टार्ट कर चुके हैं और चरखी दादरी में भी अब अच्छे से फुल फ्लैश स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो VTS चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ पधारे और आपने जन सेवा संस्थान के कार्यों के बारे में आप समाज को और चरखी दादरी क्षेत्र को अवगत करा रहे हैं। जैसा आपको स्वामी जी ने बताया, हमारी 5-6 जगह ये ब्रांच है। मेन जो पेरेंट्स बॉडी है करता धरता सब स्वामी जी के मार्गदर्शन में है जी। और ये दादरी में जैसे मैं और जगदीश जी को इन्होंने संभाल रखा है, इसी तरीके से हर जगह संभाल रखा है। और दादरी से भी हम कई लोगों को 7-8 लोगों को उनके घर पहुंचा चुके हैं। एक स्टेशन पे एक औरत मिली थी, बुलंदशहर की रहने वाली थी। स्टेशन की पुलिस ने मेरे को बताया, हमने महिला आश्रम में स्वामी जी को बोल के वहाँ छुड़वाया। जैसे बताया स्वामी जी ने, वो 6 महीने बाद बता पाई थी, आपको ध्यान होगा। अभी मैं ऐसे वहाँ की रहने वाली हूँ और वो बड़े अच्छे घर से थी और वहाँ फिर रोज तक उसके घर से आए, फाइनली परिवार मिल गया। हाँ, इतने खुश हुए स्वामी जी को उन्होंने बहुत चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद किया। इसी और ये जो कार्य है लगातार जारी रहने वाला है। आने वाला जो समय है वो चरखी दादरी में अब 150 लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कल जो है इसका उद्घाटन समारोह है। और सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से उद्घाटन होगा। तो आपने बताया कि राजनीति से तो परे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर तो लोग राजनीतिक लोगों को फित्ता कटवाने के लिए बुला लेते हैं, यहाँ कौन आने वाला है? इसलिए हम समाज सेवकों को ही बुलाते हैं। पहले तो ये है कि हमारा धार्मिकता से होता है। जैसे जब यहाँ पे नींव रखी थी हमने 2 साल पहले, तब भी सबसे पहले सुबह सुंदरकांड का पाठ रहेगा 8 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद में 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक यहाँ पर हवन होगा। उस हवन के अंदर जो है जिन लोगों ने भी यहाँ पर कमरे के लिए दान दिया है वो सभी अपने परिवार के साथ में आएंगे और उसके अंदर वो जज के अंदर आहुति डालेंगे। उसके बाद में फिर हम 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक हमारा ये उद्घाटन का कार्यक्रम रहेगा। उसके अंदर हमारे अंदर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे दिल्ली से बहुत अच्छे समाज सेवक हैं श्री आनंद बंसल जी, वो आ रहे हैं। वर्लिन कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड के वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो आएंगे, उनके हाथों से उसका उद्घाटन होगा। और हमारे श्री महावीर प्रसाद जी गुप्ता दादरी के ही हैं, वो कलकत्ता में आजकल उनका बहुत बड़ा काम है, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होने वाला है। और हमारे मध्य के अंदर डॉक्टर BM भारद्वाज जो कि भरतपुर के अंदर अपना घर संस्था है उसके संस्थापक हैं, वो भी विशेष रूप से गरिमा में उपस्थिति रहेगी उनकी भी, कि वो भी यहाँ पर पधार रहे हैं। तो कल ही सर सारा जो एक्सचेंज का जो प्रोग्राम है वो भी कर दिया जाएगा, जो पुराने वाली बिल्डिंग में जितने लोग रह रहे हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, या फिर किस तरीके से रहने वाला? नहीं, वो तो ये है ही नहीं। तो नई बिल्डिंग का बनाने का उद्देश्य यही है कि वहाँ कर देंगे। वहाँ से नहीं कर दिया हमने, आज ही मतलब पहले कर दिया इनको, क्योंकि इनके आने से ही यहाँ उद्घाटन बाद में हो रहा है। हाँ, होता है, नहीं होता है, सब जगह ऐसा ही होता है, क्योंकि व्यवस्थाओं को देखना होता है कि अब हमें देखना होता है कि कहाँ से कनेक्शन, कहाँ से क्या, कहाँ से पानी नहाने का धोने का, नहीं तो अचानक एकदम आएंगे तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो व्यवस्था में दिक्कत आएगी। दूसरा ये भी है कि जो अतिथि आने वाले हैं उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं, पानी की, वॉशरूम की, बाथरूम की, सब कुछ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं साथ में जोड़ना चाहूँगा शॉर्ट के अंदर, रोहतक के अंदर निःशुल्क पब्लिक स्कूल भी चलाया जाता है हमारे यहाँ, CBSE स्कूल, इंग्लिश मीडियम और पूरी तरह से फ्री। और थोड़े बच्चे नहीं, 853 बच्चे पढ़ रहे हैं और उस सभी के सभी, किसी के पास ट्यूशन फीस नहीं, बस से आना जाना फ्री, स्कूल ड्रेस फ्री, किताबें कापियाँ फ्री और दोपहर का भोजन भी सभी बच्चों के लिए। ये सब जरूरतमंद परिवारों के बच्चे होते हैं, नर्सरी से लेके +2 तक का। तो शायद मैं समझता हूँ आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि पब्लिक स्कूल फ्री होना। सामान्य स्कूल, छोटा स्कूल बना दिया, उसको कर दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल को। और हमारे यहाँ से
विधवाओं के बच्चों को भी MBBS के अंदर दाखिला मिला है सरकारी सीट के बहुत ही बढ़िया। ऊपर, इसी आधार के ऊपर। तो दादरी में भी शुरू करेंगे सर? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, समय के अनुसार जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए भी अलग से अनाथ आश्रम बनाएंगे, समय के हिसाब से यहाँ पर भी स्कूल बनाएंगे, जैसा जब होगा समाज के अनुसार होगा, सारी चीज़ें करके। इसी प्रकार से आप रोहतक के अंदर, हरियाणा के अंदर एक ही PGI है मेडिकल, आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर दोनों समय का भोजन भंडारा चलता है। दोपहर में 11 से 1 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे तक, कोई भी बैठे कोई भी खाए निःशुल्क। और वो पूरा 365 दिन चलता है, कोई संडे की छुट्टी नहीं होती, कोई त्यौहार की छुट्टी नहीं होती। सवेरे 500 से 600 आदमी भोजन करते हैं और शाम को 250-300 आदमी भोजन करते हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल 11 बजे सही शुरू हो जाता है, 1 बजे तक हर एक आदमी को खाना मिलेगा। स्टील की थाली में चम्मच के साथ में बैठ के भोजन करो और अपने बर्तन भी नहीं धोने, बर्तन भी रखते जाओ, बर्तन सारे आश्रम से धुल करके वहाँ पर जाते, पूरा सिस्टम यहाँ से। मेडिकल के अंदर कोई भी अचानक एक्सीडेंट का केस आ जाता है, जैसे कार के बस के एक्सीडेंट हो गया, उठा करके उनको मेडिकल में ले गए, जब तक उनके घर के नहीं पहुँचते तो वो लावारिस के रूप में रहता है, तो उनकी सेवा कौन करे? तो उनकी हेल्प करने के लिए हमने वहाँ पर 14 आदमी सेवा केंद्र रखाए हुए हैं। उनके लिए दवाई की व्यवस्था करना, ऑपरेशन के सामान की व्यवस्था करना, ब्लड की व्यवस्था करना, उनके लिए टेस्ट करवा करके लेके आना, उनके जा करके, और उनके बाद में मेंटेन करना। जब तक उनके घर वाले नहीं पहुँच जाते, कईयों के हेड इंजरी हो गई, 15-15 दिन तक नहीं बता पाए मैं कौन कहाँ का हूँ, भले ही अपने घर में करोड़पति है लेकिन यहाँ तो एक लवारिस के रूप के अंदर पड़ा है। उसके अंदर कोई इंजेक्शन लिख दिया है जी, तो वो सप्लाई के अंदर होगा तो मिलेगा, नहीं तो मिलेगा, हो सकता है 200 रुपये का इंजेक्शन भी उसके लाइफ सेविंग हो सकता है। तो हमारा जो संस्था है वहाँ पर ज़रूरतमंद परिवारों की टाइमली हेल्प करने के लिए, और वहाँ पर ये इनकी वो करती है कि ताकि वहाँ पर जो भी रोगी आए उसको प्रॉपर इलाज मिले, इलाज के अभाव में उसके प्राण ना जाए। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार काम ये संस्था कर रही है। और अब चरखी दादरी में भी, क्योंकि संस्था फुल फ्लैज रूप से अब ये काम स्टार्ट कर रही है, अलग से भवन का निर्माण कर दिया गया है ताकि जो वृद्ध हैं, जो अनाथ हैं, या फिर जो मेंटली डिसेबल्ड हैं, उनको कहीं ना कहीं एक घर मिल सके, उनको कहीं ना कहीं एक आश्रय मिल सके। तो उसके लिए अब ये संस्था ने चरखी दादरी में भी भवन बना दिया है। और चरखी दादरी की भी जो कार्यकारिणी है, बेहतरीन तरीके से इसको कई सालों से चला रही है, और आगे भी अब इसको और भी बेहतर तरीके से चलाने का उम्मीद हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि काफ़ी सारी और भी आगे की योजनाएं अभी स्वामी जी के द्वारा बताई जा रही हैं, तो उनको भी देखना होगा कि वो किस प्रकार से आने वाले समय में पूरी हो पाएंगी। बाकी बलराम जी, आपसे चलते चलते एक चीज़ जानना चाहूँगा, स्वामी जी ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि काफ़ी सारी चीज़ें एक एक करके शुरू की जाएंगी, तो चरखी दादरी की जनता कितना सहयोग कर पाएगी इसमें? चरखी दादरी की जनता का पूरा सहयोग है। पिछले 8 साल से यहाँ चल रहा है स्वामी जी के मार्गदर्शन में। और स्टार्टिंग में हमने ये सोचा था भाई जो पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मंथली मेंबर बनाएंगे, लेकिन इनके आशीर्वाद से ऐसा हुआ, इन्होंने एक बात कही थी हमारे को शुरू में, बोले ये अपना भाग्य अपने आप लाते हैं। वही हुआ। आज 2-2 महीने के एडवांस में लोगों के भंडारे लिखे होते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। क्षेत्र पूरा सहयोग कर रहा है। अब इसमें जितना भी सामान आया है, आपने भी देखा है, व्हाट्सएप पे डाल दिया, स्वेच्छा से लोगों ने, चाहे वो बेड है, चाहे वाटर कूलर है, चाहे एयर कूलर है, LED है, लगभग 12 लाख रुपए का सामान लोगों ने स्वेच्छा से अपने आप दिया है। कमरे में भी है, हालांकि 2 करोड़ रुपए के लगभग स्वामी जी के वहाँ से लगे हुए हैं, भाई संस्था के लगे हुए हैं, लेकिन सब प्रभु की कृपा से, इनके आशीर्वाद से बढ़िया चल रहा है। समाज का है, जो वहाँ पर है वो भी तो समाज का ही है। कोई हमारे यहाँ कोई आय का अलग साधन नहीं है कि हमारे पास में कोई ज़मीन हो या हमारी दुकानें किराए पर दे रखी हों। भाई हमारा किसी को खुद आ रहा है नहीं आज के दिन, हमारे में किसी का देना थोड़ी है किसी का। जी बिल्कुल, चाहे किधर का ही समाज दो। एक दूसरी स्वामी जी ने एक प्लानिंग मेरे को और बताई थी, शायद वो भी इनके मार्गदर्शन में होगी। जैसे कपल होते हैं बुजुर्ग, और भाई जैसे महिला को हम यहाँ नहीं रखते, महिला को वहाँ भेजते हैं, लेकिन 70 से प्लस के जो कपल होंगे, घर में कोई व्यवस्था नहीं होगी, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनके लिए हम कैबिन बनाएंगे यहाँ, और कैबिन में वो साथ रहेंगे। वो उनको चाहे पेंशन मिले चाहे कोई कमाई हो, वे यहाँ दें या ना दें, उसकी कोई वो नहीं है, ताकि वो दोनों मिलजुल के बढ़िया समय व्यतीत कर सके, ऐसी हमारी रहेगी। बिल्कुल, संस्थान के द्वारा हर जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड की जा रही है, ताकि लोग अकेले भी ना रहें, बीमार भी ना रहें,
और साथ ही साथ कोई अनाथ भी ना रहे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो व्यवस्था की जा रही हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप बताइएगा, और हम आप लोगों तक इस तरह की जो सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। बाकी हमने भी एक मुहिम यहाँ पे शुरू की है कि कुछ अपनी हरियाणा की धरोहरों को हम भी सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर उन धरोहरों में से कोई चीज़ आपके पास 30 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल पुरानी की आपके पास हैं और आप चाहते हैं कि वो धरोहर संरक्षित रहे, तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। बाकायदा आने वाले समय में संग्रहालय का शुरुआत करके हम भी उसको एक सहेजने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोगों तक आगे सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।